हेलो एवरीवन, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूछो कैसे इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम यूनिट 3 का डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर फर्स्ट करेंगे, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई और उसके रिलेटेड कंसेप्ट्स। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, हम चैप्टर के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम चैप्टर के एक्सप्लेनेशन समझेंगे, तो जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा ना उसको भी समझ आ जाएगा, और जिसने पढ़ रखा होगा उसकी रिविजन भी हो जाएगी। और साथ में इस चैप्टर के नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और उन नोट्स के अंदर मैंने ये हर टॉपिक में ये लिखा हुआ है कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और कौन कौन से ईयर्स में आया हुआ है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम हर एक टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ के साथ डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए कि हर एक टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आता है और किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं अब आप लोगों के, तो आपकी प्रिपरेशन उसी क्वेश्चन के हिसाब से होनी चाहिए। तो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी हम करेंगे और नोट्स भी मैंने आपको इसके दे दिए हैं, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा चैप्टर आपका फुल कंप्लीट तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आज इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, पहले एग्रीगेट डिमांड, उसके कंपोनेंट्स और उसका डायग्राम। दूसरा कवर करेंगे हम एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने डिमांड पढ़ा था। क्या होती है डिमांड, कि एक कंज्यूमर एक पर्टिकुलर कमोडिटी को कितनी क्वांटिटी को परचेज करना चाहता है, उसको हम बोलते हैं डिमांड। माइक्रो में हम क्या पढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, सबका सम। ठीक है, मैक्रो में हम पढ़ते हैं पूरी इकॉनमी के बारे में। तो एग्रीगेट डिमांड भी हम पूरी इकॉनमी के बारे में पढ़ेंगे कि पूरी इकॉनमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, यहाँ पे एक गुड की बात नहीं हो रही है, दो की नहीं हो रही है, तीन की भी नहीं हो रही है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी पूरी इकॉनमी में है ना, उन सब की टोटल डिमांड कितनी होती है ना, उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। अब इसकी ना डेफिनेशन समझते हैं। इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कौन से गुड्स हैं इसमें, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स वो होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली बाजार से लाके, मार्केट से लाके कंज्यूम कर सकते हैं, जिन गुड्स पे हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि रेडी टू यूज़ होते हैं। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी। कितने सेक्टर्स होते हैं हमारी इकॉनमी में, 4 सेक्टर्स होते हैं ना। पहला कौन सा होता है, हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा होता है हमारा फर्म्स, जो कि इंडस्ट्रीज होती हैं। तीसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर, और चौथा होता है फॉरेन सेक्टर। ठीक है, फॉरेन सेक्टर भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर भी बोल सकते हैं। तो ये चारों सेक्टर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्लान कर रहे होते हैं ना बाय करने की, एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। अब कुछ ना कुछ इनकम तो होगी, बिना इनकम के तो परचेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उन सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जिन्हें कि ये चारों सेक्टर प्लान कर रहे होते हैं खरीदने की, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि एक साल में जो ये चारों सेक्टर प्लान कर रहे होते हैं ना खरीदने की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको बोलते हैं हम एग्रीगेट डिमांड। समझ आ गया, एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारा अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से होता है 31 मार्च तक। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक जितना भी ये चारों सेक्टर प्लान करे ना परचेज करने की, जितने भी गुड्स को, उसको बोलेंगे हम एग्रीगेट डिमांड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि प्लानिंग कर रहे होते हैं ये सारे सेक्टर्स। ठीक है, जो एक्चुअल डिमांड होती है ना वो डिफरेंट हो सकती है, यानी कि प्लान से कम भी हो सकती है और प्लान से ज़्यादा भी हो सकती है। अब जो एग्रीगेट डिमांड होता है ना वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। क्या बोला मैंने, कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है ना उससे हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि जितनी डिमांड होती है ना उतना ही खर्च करते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं, तो इसीलिए एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। दोनों सेम होते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होती है। अब ये जो डिमांड करते कौन है, ठीक है, ये जो चारों सेक्टर्स होते हैं यही डिमांड करते हैं, और ये जो डिमांड करते हैं ना इनके एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब हम पढ़ते हैं कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से होते हैं एग्रीगेट डिमांड के। तो एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है प्राइवेट, हाउस होल्ड सेक्टर बोल सकते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो भी एक्सपेंडिचर करता है ना उसको बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर जिन भी चीज़ों पे खर्च करता है हमेशा कंज्यूम करने के लिए करता है। आप और मैं जो भी ये चीज़ें खर्च करेंगे, ठीक है, उन पे
जो भी चीज़ें बाय करेंगे उनको कंज्यूम करने के लिए करते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो भी करता है, जिन भी चीज़ों पे एक्सपेंडिचर करता है, उसे बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और इसको हम सी से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना। सेकेंड कॉम्पोनेंट है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि कौन करता है? फर्म्स करती है, ठीक है, इंडस्ट्री करती है। जैसे कि कैपिटल गुड्स हो गया, उनको मशीन्स चाहिए होती है, उनको इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, जिनसे वो फर्दर प्रोडक्शन कर सके और इनकम जनरेट कर सके, इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? जो कि फर्म्स करती है कैपिटल गुड्स पे, ठीक है, इसको आई से डिनोट करते हैं। इन सबकी ना डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने नोट्स में लिखी हुई है, आप उससे एक बार रीड करना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और फिर आता है गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट ना दोनों एक्सपेंडिचर करता है, कंजप्शन भी करता है और इन्वेस्टमेंट भी करता है। किस पे करता है गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर? जैसे कि एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, ठीक है, इन सबको क्या बोलते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो कि गवर्नमेंट करता है। क्योंकि गवर्नमेंट को ना लोगों का भी ध्यान रखना होता है, इसलिए वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी करता है। और इन्वेस्टमेंट में क्या करता है? जैसे कि रोड्स हो गया, हाईवे हो गया, इन सबको बनाने में जो भी खर्च होता है ना, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को डिनोट करते हैं हम जी से। लास्ट कंपोनेंट है हमारा नेट एक्सपोर्ट। अब इसमें क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? हमारे गुड्स जो बाहर की कंट्री में जा रहे हैं उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है, और इंपोर्ट जो बाहर के गुड्स हमारी कंट्री में आ रहे हैं उसको इंपोर्ट्स बोलते हैं। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं? एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं। एक्सपोर्ट को एक्स से डिनोट करते हैं और इंपोर्ट को एम से डिनोट करते हैं। ये चारों क्या है? कॉम्पोनेंट्स है। इन्हें कैसे लिखते हैं? एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सी प्लस आई। सी हो गया कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस एक्स माइनस एम, यानी कि नेट एक्सपोर्ट। तो जब भी आप क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, आया भी आया क्वेश्चन, तो आपको ये सारे कंपोनेंट्स लिखने हैं, ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड का क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आ सकता है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, तो उसके लिए आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। और ये दोनों एक साथ भी पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और कंपोनेंट्स क्या क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग समझ लिया हमने, उसके कंपोनेंट समझ लिए। अब पढ़ना है एग्रीगेट डिमांड इन 2 सेक्टर मॉडल, क्योंकि हमारी सिलेबस में 2 सेक्टर है, इसलिए हम 2 सेक्टर का ही पढ़ेंगे। 2 सेक्टर का मतलब है कि हमारी इकॉनमी में 2 ही सेक्टर है। वैसे हमारी इकॉनमी में 4 सेक्टर होते हैं। 2 सेक्टर में कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो आ जाएगा हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा आ जाएगा फर्म्स। तो दोनों का हम किससे डिनोट करते हैं? सी और आई से। तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा यहाँ पे? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। इसमें हमें पहले टेबल पढ़नी है, शेड्यूल पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड का, फिर उसके बाद उसका ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले टेबल से कि इस टेबल में हमें क्या क्या दे रखा है। ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें हमें इनकम दे रखी है, सेकंड में कंजप्शन, थर्ड में इन्वेस्टमेंट और फोर्थ में एग्रीगेट डिमांड। इनकम 0 है, स्टार्टिंग में 0 से स्टार्ट हो रही है, फिर इनकम इंक्रीज हो रही है 100, 200, 300, 400। इनकम को ऐसे ही लेना तो याद करने में ईजी रहेगा, ठीक है। फिर सेकंड कॉलम है कंजप्शन, जिसमें हमें 0 लेवल पे भी ना कुछ कंजप्शन दे रखा है, यानी कि कंजप्शन 0 लेवल पे कितना है? 40 है। इसका मतलब ये है जब इनकम 0 होती है ना, उस टाइम पे भी लोग कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर रहे होंगे ना, कुछ ना, क्योंकि जो बेसिक नीड्स होती है लोगों की वो तो फुलफिल करेंगे अपनी। जैसे फूड हो गया, अब खाना तो चाहिएगा ना लोगों को खाने के लिए, बिना खाने के तो रह नहीं सकते। तो 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजप्शन करते हैं। तो इस कंजप्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजप्शन, जिसको डिनोट करते हैं सी बार से, ठीक है। सिर्फ ये वाली जो कंजप्शन है ना, इसको बोलेंगे ऑटोनोमस कंजप्शन, क्योंकि ये 0 लेवल ऑफ इनकम पे हो रही है जब इनकम 0 थी। उसके बाद क्या हो रहा है? जब इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजप्शन भी इंक्रीज होती है। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर इनकम इंक्रीज होगी तो हम ज़्यादा गुड्स की डिमांड करते हैं, कंजप्शन ज़्यादा करेंगे। फिर नेक्स्ट हमें दे रखा है इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो कि कांस्टेंट रहती है। इनकम के चेंज होने से भी ये इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होती है, चाहे 20 और 40 और 60 और कुछ भी हो सकती है, ये कांस्टेंट रहती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब हमें निकालना है एग्रीगेट डिमांड। 2 सेक्टर इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड का क्या फॉर्मूला होता है? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो कंजप्शन में हम इन्वेस्टमेंट को ऐड कर देंगे, 40 + 20 60, 120 + 20 140। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। इस टेबल को आप लोग 3 या 4 बार बनाओगे तो आपको इजी सी याद हो जाएगी। पहले तो इनकम में 100 का डिफरेंस लेना है, 0 से स्टार्ट करनी है। फिर कंजप्शन 40 लेना है, ठीक है, उसमें 80 ऐड करते रहना है। या फिर आप
अपने हिसाब से देख लेना, आपको जो ईजी लगता है। हम सारे चैप्टर्स में इसी टेबल को यूज़ करेंगे जिससे आपको ईजी हो जाएगा, और नोट्स के अंदर भी मैंने इसी टेबल को यूज़ किया हुआ है। और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 20 है जो कि कांस्टेंट रहेगी। ये तो बहुत ईजी है, दोनों को ऐड करना है, ठीक है। ये थी हमारी टेबल। अब हम आते हैं ग्राफ पे कि इसका ग्राफ कैसे बनाना है। एक्स एक्सिस पे हमने लिया है इनकम, ठीक है। वाई एक्सिस पे हमने लिया है एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। पहले हम बनाते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों? क्योंकि इनकम के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट तो चेंज नहीं हो रही है ना, वो तो उतनी ही है, ठीक है। 20 है यहाँ पे, अगर हम 20 ले लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट तो चेंज नहीं हो रही है ना इनकम के चेंज होने से। तो कोई भी चीज़ अगर कांस्टेंट रहती है ना, चेंज नहीं होती है, तो उसका ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है हमेशा। अब बनाते हैं कंजप्शन का। कंजप्शन पे पहले जीरो लेवल पे कितना है? 40 है, तो ये क्या हो गया? 40। ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमें बता रहा है ऑटोनॉमस कंजप्शन कि जीरो लेवल पे भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होता है। और इसके बाद जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है, तो हम बाकी सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो हमें कैसे मिलेगा? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलेगा। अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब होता है कि अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजप्शन भी इंक्रीज होएगा, ठीक है। पॉजिटिव स्लोप है। अब हमें बनाना है एग्रीगेट डिमांड का। तो पहले कैसे बनाएंगे? 40 + 20, इन दोनों को ऐड कर देंगे 60। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या शो कर रहा है? 40 + 20, ठीक है। ये वाला पार्ट कैसे आया कि हमने पहले ये जो इन्वेस्टमेंट थी इसको ऐड कर दिया और ये जो हमारा कंजप्शन था इसको ऐड कर दिया, तो ये हमें मिल जाएगा एग्रीगेट डिमांड का। फिर हमने सारे पॉइंट्स को प्लॉट किया तो ये हमारा आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड का कर्व। एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व होता है वो पॉजिटिव स्लोप होता है, क्योंकि इनकम जब इंक्रीज होती है डिमांड बढ़ जाती है। ये हमने क्लास 11th में डिमांड में भी पढ़ा था कि जैसे इनकम इंक्रीज होती है ना, डिमांड भी इंक्रीज होती है। वही यहाँ पे हो रहा है, इनकम इंक्रीज हो रही है तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। टेबल को और ग्राफ को अच्छे से समझ लेना। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब करेंगे हम एग्रीगेट सप्लाई। अब हम पढ़ते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। एग्रीगेट सप्लाई होता है कि हमारी इकॉनमी के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, ऑल द प्रोड्यूसर्स वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की एक गिवन टाइम पीरियड में कितनी सप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। क्या होता है? जितने भी हमारी इकॉनमी के अंदर ऑल द प्रोड्यूसर, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं ना, वो फाइनल गुड्स की, कौन से गुड्स लेने हैं यहाँ पे? फाइनल गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है। फाइनल गुड्स से कितनी सप्लाई करना चाहते हैं, विलिंग टू सप्लाई इन एन इकॉनमी इन अ गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। उन गुड्स की मनी वैल्यू को हम बोलेंगे क्या होती है? सप्लाई। मेन वर्ड यहाँ पे है विलिंग, यानी कि कितनी सप्लाई करना चाहते हैं। अब इसमें भी वही है कि जितनी सप्लाई करना चाहते हैं, ये है प्लान सप्लाई, कि कितनी सप्लाई वो प्लान कर रहे हैं। अब जो एक्चुअल सप्लाई करेंगे वो कम भी हो सकती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। अब जो एग्रीगेट सप्लाई है ना, ये इंपॉर्टेंट है। किसके इक्वल होता है? नेशनल इनकम के। क्यों हम एग्रीगेट सप्लाई को नेशनल इनकम के इक्वल बोलते हैं? नेशनल इनकम क्या होता है? हमारी कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए हैं हमारी कंट्री के टेरिटरी में एक ईयर में, उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। यानी कि टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकॉनमी, एक इकॉनमी के अंदर जितने भी टोटल आउटपुट होते हैं उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। अब जितना आउटपुट होगा, जितने गुड्स प्रोड्यूस्ड होंगे, सप्लाई भी तो उतनी ही होगी ना, इसलिए हम बोलते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के इक्वल होता है, ठीक है। अब जो इनकम होती है हमारी, उसके दो यूज़ होते हैं। कौन से यूज़ होते हैं? पहला तो या तो कंजप्शन करते हैं, खर्च कर देते हैं, या फिर दूसरा बचा लेते हैं, सेव कर लेते हैं। इनकम के दो यूज़ होते हैं। पहला होता है या तो उसको कंज्यूम कर लेते हैं, खर्च कर लेते हैं, या फिर दूसरा उसको सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं। इक्वल्स टू वाई। वाई क्या होता है? नेशनल इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना। अब वाई किसके इक्वल है? एग्रीगेट सप्लाई के। तो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस सेविंग। तो ये दोनों क्या हो गए? कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? कंजप्शन और सेविंग। डेफिनेशन समझ आ गया एग्रीगेट सप्लाई की, कंपोनेंट्स भी हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं इसके डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम एग्रीगेट सप्लाई को डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ये है एग्रीगेट सप्लाई की टेबल जो कि हमने बना ली है, इसे हमें अभी समझना है। इसमें हमें फर्स्ट कॉलम में वही इनकम दे रखी है, सेकंड में कंजम्पशन और सेविंग, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई के 2 कंपोनेंट्स होते हैं इसलिए हमने दोनों कंपोनेंट्स को लिया है। फिर उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई और इसका ग्राफ है। पहले टेबल को समझते हैं। तो वाई इनकम वही सेम पीछे वाली लेनी है, कंजम्पशन भी सेम जो हमने पिछली टेबल में लिया था 40 120। कैसे आई यहाँ पे? पहले कितनी है सेविंग? -40 -20। सेविंग यहाँ पे माइनस में क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जब हम जीरो लेवल पे कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे थे ना, तो वो कंजप्शन के लिए पैसे कहाँ से आ रहे थे? ठीक है, जो कंजप्शन हम कर रहे थे वो उनके लिए पैसे चाहिए होंगे। तो वो जो हमने सेविंग पहले कभी करी हुई थी ना, उस सेविंग में से हम उन पैसे को निकाल रहे थे, उससे हम कंज्यूम कर रहे थे। पहले तो जो सेविंग हमारे पास होगी वही करेंगे, फिर हम किसी और से पैसे लेंगे, तो हमारी सेविंग क्या हो जाती है? नेगेटिव में चली जाती है। क्यों होती है नेगेटिव? क्योंकि जब जीरो लेवल पे जब हमारी इनकम ज़ीरो होती है और हमें कंजप्शन करना होता है, तो उस टाइम पे हम अपनी सेविंग्स को यूज़ करते हैं जो पहले वाली होती है, इसलिए वो सेविंग नेगेटिव में हो जाती है। जब तक हम उन सेविंग को यूज़ करते रहते हैं तब तक वो नेगेटिव में होती है। जब हमारी इनकम इंक्रीज़ हो जाती है ना, तो सेविंग इंक्रीज़ होने लग जाती है। ठीक है, पहले क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, फिर और इंक्रीज़ होगी तो सेविंग क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। होता है ना, जब हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है तो हम थोड़े ज़्यादा पैसे सेव करने लगते हैं। अब इसको ना लर्न करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सेविंग को हम ना फाइंड आउट भी कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी हमने पीछे पढ़ा था y = c+s। ठीक है, तो सेविंग को हम यहाँ से निकालेंगे। y हमारा कितना है? 0। कंजप्शन कितना है? 40 प्लस s। सेविंग निकालना है, इसको इधर ले आएंगे तो सेविंग कितनी आ गई? -40 आ गई। -40 है ना, बहुत ईजी। अब एक और निकाल के देखते हैं। अब हमारी इनकम कितनी है? 100। कंजप्शन यहाँ पे कितना है? 120 प्लस सेविंग 100 - 120 = s, तो कितनी आ गई? -20। ऐसे करके हम सारी सेविंग्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अब निकालते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने पीछे पढ़ा था, सेम वही y इनकम और ये किसके इक्वल है? एग्रीगेट सप्लाई के, तो c+s। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी एग्रीगेट सप्लाई। 40 में से इसको माइनस करेंगे 0, 120 - 20 100। इन दोनों को प्लस करेंगे 200, 280 + 20 300। ऐसे करके हमने एग्रीगेट सप्लाई भी निकाल ली। समझ आ गया टेबल? अब चलते हैं ग्राफ पे। इसका ग्राफ तो बहुत ही ईजी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। एक्स एक्सिस पे हमने लिया यहाँ पे इनकम और वाई एक्सिस पे हमने लिया कंजप्शन और सेविंग। ठीक है, बहुत इजी है। इसमें क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग की, जो कि हमें क्या बताएगी? एग्रीगेट सप्लाई कितना होता है। ये लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? अगर हम इसमें पॉइंट्स पे ड्रॉ करेंगे ना तो भी यही लाइन आएगी। इसको हम ऑरिजिन से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे एग्रीगेट सप्लाई कितनी है? 0 है। फिर उसके बाद 100 100 100 100। ठीक है, ऐसे ऐसे ये सारे पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे। जब इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे ना तो हमें मिलेगी एग्रीगेट सप्लाई, या फिर इनकम भी बोल सकते हैं इसको, नेशनल इनकम। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो इनकम होती है ना वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है। दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जो हमने पीछे पढ़ा था कि y = AS, नेशनल इनकम किसके इक्वल होता है? एग्रीगेट सप्लाई के। यहाँ पे हमने देख भी लिया कि एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और यह इसका कर्व। स्ट्रेट लाइन बनाना अपवर्ड स्लोपिंग है, कुछ भी नहीं है इसमें मुश्किल। ठीक है, बना सकते हो इजी। और ये सारी इस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन मैं नोट्स में दे रखी है, नोट्स को पढ़ लेना तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। वीडियो देखने के बाद अगर उस नोट्स को पढ़ोगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। एग्रीगेट डिमांड कर लिया, एग्रीगेट सप्लाई कर लिया। नेक्स्ट में हम करेंगे कंजप्शन फंक्शन क्या होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और उसमें सेविंग फंक्शन, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल्स में भी उनका बहुत यूज़ होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।